हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका अध्याय 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। इससे पहले आपने बच्चों 4 वीडियो देखे होंगे और 4 वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा सड़क मार्ग यानी स्थल परिवहन का एक भाग, उसके बाद देखिए स्थल परिवहन का दूसरा भाग रेल मार्ग पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा जल परिवहन। और आज बच्चों देखिए हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन, पाइपलाइन एवं संचार। तो बच्चों देखिए जैसे ही वायु परिवहन का नाम देखिए लिया जाता है तो आपको यह याद आता होगा अपनी छत से उड़ता हुआ एरोप्लेन, या आपने कभी उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को भी देखा होगा, या देखिए आपको कभी घूमने का मौका मिला हो और वो भी कौन से मार्ग से, वायु मार्ग के माध्यम से घूमने का मौका मिला हो। तो यहाँ मैं आपको एक यहाँ दिखा रहा हूँ एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट के ऊपर देखिए एक वायुयान क्या है, यहाँ पर देखिए उड़ रहा है। उसके अलावा कुछ देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वायुयान क्या है, खड़े हुए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये जो वायु परिवहन है विश्व का तीव्रतम देखिए क्या है, परिवहन है, लेकिन साथ में क्या है, महंगा भी है। और एक चीज इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, कम समय में देखिए अधिक दूरी तय करने वाला भी यदि परिवहन मार्ग है तो कौन सा आता है, वायु परिवहन ही आता है। तो देखिए अब हम इसकी एक एक करके क्या पढ़ेंगे, विशेषताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। तो देखिए यहाँ 3 विशेषताएं आती हैं। सबसे पहले आता है तीव्रतम, और दूसरी विशेषता आती है महंगा, और उसके बाद देखिए लंबी दूरी। इस तरह से ये 3 विशेषताओं वाला देखिए हमारे पास परिवहन है जिसका नाम क्या है, वायु परिवहन। आगे देखिए पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। यानी इन क्षेत्रों के ऊपर भी यदि हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए हम वायु परिवहन द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं, विषम परिस्थितियों के अंतर्गत भी। और आगे देखिए हिमालय प्रदेश में भूस्खलन, एवलांस अथवा भारी हिमपात के कारण प्राय मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कई बार देखिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब रास्ते बंद हो जाते हैं, कौन से, सड़क मार्ग, रेल मार्ग के, तो देखिए हमें कौन सा परिवहन याद आता है बच्चों, तो उस समय हमें परिवहन कौन सा याद आता है, वायु परिवहन, जिसके माध्यम से हम उन स्थानों पर पहुंच सकते हैं। आगे देखिए ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। तो हमारे पास देखिए कौन सा है, वायु परिवहन। और देखिए वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है, यानी हम यदि देखें सामरिक दृष्टि से भी वायु परिवहन महत्वपूर्ण है। आपने देखिए नाम भी सुने होंगे विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों के नाम। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को शॉर्ट में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूएसए, एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के सभी साक्षी हैं। तो सीधा सा है यहाँ पर यूएसए और ब्रिटिश, और इनके द्वारा देखिए कौन से देश पर देखिए अटैक किया गया था, हमला किया गया था, देश का नाम है ईरान। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं वायु परिवहन सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे विमानशाला, जहां विमानों को खड़ा किया जाता है, क्या कहा जाता है, विमानशाला। भूमि पर उतरने, यानी देखिए जो प्लेन होता है ऊपर से नीचे उतरने के लिए क्या चाहिए, एक लंबा रनवे भी चाहिए। ईंधन तथा रख रखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से देखिए काफ़ी कुछ देखिए आवश्यकता होती है एयरपोर्ट के ऊपर, यानी हम ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होना अत्यधिक जरूरी है। और देखिए हवाई पत्तनों, ये क्या है, एयरपोर्ट का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है। तो यानी कहने का मतलब जो एयरपोर्ट बनाए जाते हैं उनके लिए अत्यधिक देखिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण
एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है, विकसित हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा यदि वायु परिवहन की हम बात करें तो कौन से क्षेत्रों में अधिक मिलता है, तो सबसे ज़्यादा ये औद्योगिकरण जहाँ पर देखिए हुआ है, जिन क्षेत्रों में वहाँ पर वायु परिवहन की सुविधाएं ज़्यादा विकसित हुई हैं। और आगे देखिए, वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई भी स्थान देखिए इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है जिसे हम 35 घंटे में कवर नहीं कर सकते। आप पृथ्वी के देखिए किसी भी स्थान पर खड़े रहें और वहाँ से दूसरे स्थान पर कोई भी स्थान चुने जो अधिकतम दूरी का हो, तो उसकी क्या बताई गई है समय अवधि 35 घंटे। यानी 35 घंटे में हम पूरी पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। तो कहने का मतलब है कि आज यदि हम लगभग देखें कितनी देखिए व्यापारिक एयरलाइन से हैं, लगभग 250 से अधिक देखिए क्या पाई जाती है व्यापारिक एयरलाइन से पूरे विश्व के देखिए संदर्भ में यदि हम देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं और आगे देखिए इसमें अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, अर्थात देखिए हम यहाँ पर देखेंगे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के अंदर जो वायु सेवाएं हैं, वो वायु सेवाओं का एक एक करके यहाँ विस्तार से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। तो कहने का मतलब है कौन से गोलार्ध में अधिक पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण नहीं है, पूर्व से पश्चिम देखिए। और आगे देखिए, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है वायु मार्गों का सघन जाल कहाँ पर पाया जाता है। 3 क्षेत्र हैं विश्व में, एक तो कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा आता है देखिए पश्चिमी यूरोप, और तीसरा क्षेत्र आता है एशिया का जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी एशिया। आगे देखिए, विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अर्थात हम कह सकते हैं विश्व के देखिए 60% देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का देखिए यहाँ पर क्या है, प्रयोग किया जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा वायु परिवहन की सुविधाएं कौन से देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आगे देखिए, न्यूयॉर्क की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है, यूएसए में। उसके बाद लंदन, ये कहाँ पर है, यूके। और उसके बाद आता पेरिस, फ्रांस। और उसके बाद एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और उसके बाद आता शिकागो, यूएसए। ये कैसे बिंदु हैं, नोडीय बिंदु हैं जहाँ पर देखिए एयरपोर्ट देखिए, या हम कह सकते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अर्थात वायु परिवहन मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्थान हैं ये। आगे देखिए, अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। या ये कह सकते हैं कि देखिए एक तो हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप और दूसरा देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और साथ में एक देश है जिसका नाम है रूस। और रूस का जो यूरोपीय भाग है वहाँ तो वायु परिवहन है, लेकिन इसका देखिए जो एशियाई भाग है वहाँ पर वायु परिवहन अभी तक विकसित नहीं हुआ है सही ढंग से। तो यानी हम कह सकते हैं वायु परिवहन की दृष्टि से यदि जो क्षेत्र हैं उनमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और रूस का एशियाई भाग। आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक मानचित्र दिखाया गया है और ये पूरे विश्व का मानचित्र है। इस मानचित्र के अंदर देखिए हमने कुछ यानी ये कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट है उनको प्रदर्शित किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैं आपको एक एक करके देखिए महाद्वीपों के अनुसार और देशों के अनुसार कुछ एयरपोर्टों के नाम बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के अंदर देखिए जो देश आता है जो सबसे उत्तर में है जिसका नाम है कनाडा। और कनाडा के अंदर देखिए यहाँ पर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं वैंकूवर। दूसरा देखिए यहाँ पर एक शहर और है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। उसके बाद देखिए हम आते हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। और यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के अंतर्गत देखें तो यहाँ एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है शिकागो।
उसके बाद देखिए दूसरा एक बड़ा एयरपोर्ट आता है न्यूयॉर्क। अगर दक्षिण में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मियामी, और उसके बाद देखिए यहाँ आते हैं मध्य अमेरिका का एक देश जिसका नाम है मैक्सिको, और मैक्सिको देश के अंदर देखिए यहाँ एक बड़ा एयरपोर्ट है मैक्सिको सिटी। इसी तरह से अब आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में तो वायु परिवहन इतना ज़्यादा विकसित भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए पेरू की राजधानी लीमा, यहाँ पर भी एयरपोर्ट है। उसके अलावा देखिए चिली के अंदर सेंटियागो, और आगे देखते हैं यहाँ देखिए अर्जेंटीना के अंदर यदि हम बात करें ब्यूनस आयर्स। उसके बाद देखिए ब्राज़ील की यदि बात करें तो ब्रासिलिया, और दूसरा एयरपोर्ट देखिए यहीं ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरो। इस तरह से उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के क्या है कुछ एयरपोर्ट हैं। अब चलते अफ्रीका। अफ्रीका भी देखिए वायु परिवहन की दृष्टि से कैसा महाद्वीप है, पिछड़ा महाद्वीप है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए कुछ देशों में वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। जैसे दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हम बात करते हैं केप टाउन, दूसरा देखिए जोहान्सबर्ग, उसके बाद जिम्बाब्वे में आते हैं और यहाँ पर जो शहर है जिसका नाम है हरारे, और उसके बाद देखिए केन्या की राजधानी नैरोबी। तो इस तरह से देखिए कुछ क्षेत्र हैं जहां पर वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और देखिए यदि यहां पर हम देखें सेनेगल, और सेनेगल का जो शहर है जिसका नाम है डकार। तो कहने का मतलब इस तरह से देखिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध। उत्तरी अफ्रीका में परिवहन सेवाएं देखिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ सहारा का क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। अब चलते हैं देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए एक तो यहाँ पर है पर्थ, और दूसरा जो शहर है जिसका नाम क्या है सिडनी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर देखिए एक तो वेलिंगटन और दूसरा शहर है ऑकलैंड। तो यहाँ पर दो एयरपोर्ट भी हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और सिडनी, इसी तरह न्यूजीलैंड में वेलिंगटन और ऑकलैंड। अब देखिए हमारे पास आता है एशिया। एशिया में वायु परिवहन की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु परिवहन अच्छा विकसित हुआ है। और एशिया के अंदर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए भारत में देखते हैं चेन्नई, और चेन्नई के साथ साथ मुंबई, मुंबई के साथ देखिए कोलकाता, और उसके बाद दिल्ली। तो ये तो कहाँ के एयरपोर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय एयरपोर्ट हैं। और उसके बाद देखिए बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका, और ढाका में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। पाकिस्तान में बात करते हैं तो कराची। उसके बाद देखिए और देखते हैं चाइना में देखिए शंघाई। उसके बाद देखिए एक और है हांगकांग। उसके बाद फिलीपींस में यदि हम देखें तो उसकी राजधानी मनीला। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं बैंकॉक। इस तरह से देखिए एक छोटा देश और है यहीं पर जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसी तरह देखिए इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता। अब आगे चलते हैं और आगे देखिए जापान, और जापान में देखिए टोक्यो और ओसाका, दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या है एयरपोर्ट हैं। इसके बाद आता है देखिए रूस, और रूस की जो राजधानी है मॉस्को, और ये किस में आता है, यूरोप महाद्वीप में। यानी विश्व का एक ऐसा देश है रूस जो देखिए दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका देखिए पूर्वी भाग तो कहलाता है एशियाई रूस, और पश्चिमी भाग कहलाता है यूरोपियाई रूस। और पश्चिमी भाग में देखिए इसकी राजधानी स्थित जिसका नाम क्या है, मॉस्को। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यूके, और यूके के अंदर एयरपोर्ट है जिसका नाम है लंदन। उसके बाद देखिए स्पेन, और स्पेन के अंदर देखिए यहाँ का शहर है मैड्रिड। उसके बाद बात करते हैं देखिए फ्रांस, और फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय देखिए हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है, पेरिस। अब उसके बाद देखिए इटली में है रोम। स्विट्जरलैंड के अंदर देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है, जेनेवा। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण देखिए हवाई अड्डे, या हम कह सकते हैं एयरपोर्ट, जो यह हमारी पुस्तक में दिए गए हैं और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कौन से देश में कौन सा एयरपोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए हम देखते हैं पाइपलाइन। जैसे ही पाइपलाइनों का देखिए नाम आता है तो पाइपलाइनों का मतलब सीधा सा ये है, या तो गैसीय या तरल अवस्था में देखिए जो भी वस्तुएं पाई जाती है उनका क्या कर सकते हैं हम, परिवहन। ठोस का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पाइपलाइन का चित्र भी दिखाया गया है। इस पाइपलाइन के माध्यम से तो देखिए हम किन चीज़ों का परिवहन कर सकते हैं, या तो गैस, और या हम किसका कर सकते हैं, तरल। तरल की यदि हम बात करें तो देखिए इसमें एक तो आता है तरल के रूप में देखिए एक तो पानी। पानी के अलावा देखिए तरल के अंदर देखिए खनिज तेल,
खनिज तेल। इसके अलावा देखिए हम दूध का भी देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। तो ऐसे कई देश हैं जिनके अंदर दूध का परिवहन भी किसके माध्यम से किया जाता है, पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। ये एक देखिए नया परिवहन का साधन है जिसे कहा जाता है पाइपलाइन। अब आगे देखते हैं विश्व की कुछ बड़ी बड़ी पाइपलाइनें और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए हम प्रमुख रूप से पाइपलाइनों का प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं, जल, और जल कैसा है, तरल रूप में। पेट्रोलियम कैसा है, तरल रूप में। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, गैस की। और इसी के साथ साथ और देखते हैं विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों के द्वारा की जाती है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं विश्व के अंदर जहां पर देखिए रसोई गैस, अर्थात रसोई गैस में काम आने वाली गैस कौन सी है, एलपीजी का प्रयोग के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। यानी अब हम कह सकते हैं देखिए पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस का परिवहन नहीं किया जाता है, केवल किसका किया जाता है, तरल और गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तरल रूप से भी देखिए कोयले का प्रयोग किया जाता है, किसके माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से। अब आगे पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, पाइपलाइनों के माध्यम से दूध का परिवहन किस देश में किया जाता है, देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। तो कहने का मतलब एग्जाम में पूछा जाए, यानी तेल की जो पाइपलाइन है उनका सघन जाल कहां पर पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। उसके बाद देखिए एक पाइपलाइन का एग्जाम्पल भी दिया गया, बिग इंच, काफी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ये पाइपलाइन है और पूछा भी जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। यदि एग्जाम में पूछा जाए बिग इंच पाइपलाइन किसके लिए प्रसिद्ध है, दूध के लिए, गैस के लिए या खनिज तेलों के लिए, तो याद रखना खनिज तेलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे खनिज जो तेल हैं उनका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पतनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यूरोप महाद्वीप, उसके बाद यूरोप का एक देश रूस, और उसके बाद पश्चिमी एशिया, और उसके बाद हम देखते हैं भारत। इन क्षेत्रों के अंदर पाइपलाइनों का प्रयोग काफ़ी किया जा रहा है और ये पाइपलाइनें किसके रूप में काम ली जाती हैं, तेल के जो कुएं हैं उन कुएं से देखिए कच्चा तेल निकाला जाता है और वहाँ की जो वेधशालाएं या परिष्करण जो शालाएं होती है जहाँ पर तेल का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, जहाँ पर क्या लगी है, रिफाइनरी लगी होती है, वहाँ तक पाइपलाइनों से भेजा जाता है। और उसके बाद देखिए पतनों यानी पोर्ट बंदरगाहों पर भी देखिए इसको भेजा जाता है। और उसके बाद देखिए इसको कहाँ पर भेजा जाता है, घरेलू बाजारों तक भी देखिए परिवहन किया जाता है। आगे देखिए मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। तो कहने का मतलब है मध्य एशिया का एक देश जिसका नाम क्या है, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद एक देश है ईरान, और उसके बाद एक देश है चीन। इनके बीच के अंदर भी देखिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया है जो काफ़ी लंबी देखिए पाइपलाइनें हैं ये। आगे देखिए हम यहाँ पर देखते हैं अगला जो आता है अपना इसमें संचार। तो देखिए अपने अध्याय का नाम था परिवहन एवं संचार। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, परिवहन। और परिवहन में बच्चों देखिए हमने पढ़ा सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, और उनके साथ साथ हमने पढ़ा कौन सा, पाइपलाइनें भी देखिए हमने अध्ययन किया। और अब अंत में देखिए हम पढ़ेंगे संचार। अब संचार की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के आपको चित्र दिखाए गए हैं। तो देखिए संचार का एक साधन है जिसका नाम क्या है, टेलीफोन। उसके बाद देखिए ये टेलीफोन कन्वर्ट हो गया, बदल गया, रूप बदल गया।
और यहाँ पर यदि हम बात करें टेलीफोन की, देखिए लाइनें बिछाई जाती थी पहले, लेकिन आजकल देखिए उपग्रह के माध्यम से भी संचार होने लगा है, जिसे कहा जाता है उपग्रह संचार। और उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन के साथ साथ एक और मशीन देखिए आपको दिखाई गई है, इसका नाम है टेलीग्राफ। तो पहले संचार के रूप में काम में लिया जाता था ये टेलीफोन और टेलीग्राफ, और आज संचार के रूप में देखिए हम काम में लेते हैं मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब हम एक एक करके इन संचार के साधनों की बातें करते हैं। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। तो कहने का मतलब है जो टेलीग्राफ था इसका आविष्कार देखिए किस में होता? उपनिवेशवाद के अंदर। और उपनिवेश के बाद जब युग आया था, उस युग में देखिए अमेरिका द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया किसका? टेलीग्राफ का। उसके बाद देखिए आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। तो देखिए टेलीग्राफ और टेलीफोन पर प्रारंभ में कौन से देश का अधिकार माना जाता था? संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का अधिकार माना जाता था। आगे देखिए विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेलफोन, यानी सेलफोन का मतलब हम मोबाइल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। और विकासशील देशों ने भी देखिए किसको अपना लिया है? सेलफोन यानी मोबाइल को, और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए क्या करने लगे? संचार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। आगे देखिए 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण का मतलब होता है डिजिटलाइजेशन के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। तो कहने का मतलब है अब ये जो सूचनाओं का क्या होगा? अंकीयकरण, डिजिटलाइजेशन हो गया, और ये धीरे धीरे किससे जुड़ गए? कंप्यूटर से। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो आज देखिए एक संचार का माध्यम क्या बन गया? इंटरनेट। और इंटरनेट के ऊपर देखिए बहुत सारी देखिए साइटें उपलब्ध मिलती है हमें, जैसे यूट्यूब के अलावा देखिए हम और भी बहुत सारी साइटों पर देखिए सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान, अर्थात हम वहां पर सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए आता है उपग्रह संचार। और ये उपग्रह संचार जब से ये क्रांति आई है देखिए सूचनाओं में काफ़ी देखिए सरलता आ गई है, अर्थात हम ये कह सकते हैं सूचनाएं बेतार हो गई हैं, अर्थात तार की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ देखते हैं आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। तो कहने का मतलब है इंटरनेट के कुछ डेटा दिए गए और जिनसे पता लग रहा है 1000 करोड़ लोगों को क्या करता है? जोड़ता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। यानी कहने का मतलब है उपग्रह संचार के माध्यम से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों को भी आपस में क्या कर दिया गया? संचार के साधनों से जोड़ दिया गया है। अब यदि हम यहाँ पर एक चित्र देखें तो ये एक उपग्रह का चित्र दिखाया गया है, जो भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। अब यदि आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह स्थापित कौन से देश ने किया? ऑप्शन मैं आपको देता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। कौन सा होगा इसका उत्तर? रूस ने देखिए सबसे पहले उपग्रह स्थापित किया था जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक नाम था। और भारत का पहला उपग्रह की यदि हम बात करें जिसका चित्र भी है और जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। आगे पढ़ते हैं। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1975 को भारत द्वारा स्थापित उपग्रह जो पहला उपग्रह है। उसके बाद देखिए भास्कर फर्स्ट का 1979 में, तथा उसके बाद देखिए रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में किया गया। इस तरह से देखिए भारत के 3 उपग्रह बताए गए, एक आर्यभट्ट और भास्कर और तीसरा कौन सा है? रोहिणी। और उनकी तारीखें भी बताई गई हैं कि इनका एक के बाद एक क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया है। तो देखिए भारत भी उपग्रह संचार क्रांति के अंदर पीछे नहीं है, उभरते हुए कुछ देशों के अंदर शामिल होता है भारत भी। आगे देखिए 18 जून 1981 को
एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसैट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ यदि हम बात करते हैं इनसैट 1B, इसके माध्यम से यदि भारत में बात करें दूर संचार के क्षेत्र में दूरदर्शन, और दूसरा आता है रेडियो को क्या बनाया, काफ़ी प्रभावशाली बना दिया गया। अर्थात रेडियो और दूरदर्शन का प्रसारण किससे होने लगा, उपग्रह के माध्यम से प्रसारण होने लगा और सूचनाओं का आदान प्रदान भी होने लगा। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। तो कहने का मतलब है कि दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार की मौसम की जो भविष्यवाणियां हैं वो समय समय पर न्यूज के माध्यम से की जाती हैं। आगे देखिए, अपने इसमें आता है साइबर स्पेस इंटरनेट। तो देखिए, ये भी एक कंसेप्ट है जिसके अंदर दिया गया है, जो किसके माध्यम से है, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये भी एक संचार का साधन है इंटरनेट। और यहाँ पर हम देखेंगे साइबर स्पेस क्या है। तो यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, देखिए एक टावर बना हुआ है और यहाँ कुछ तरंगे दिखाई गई, उसके बाद कंप्यूटर सेट दिखाए गए और इनका संबंध देखिए किससे है। ये देखिए यहाँ बेतार व्यवस्था है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट, जिसके माध्यम से इनको क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो देखिए साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। किसका संसार बताया गया है इसे, कंप्यूटरीकृत स्पेस का। यह वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को देखिए WWW भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे इंटरनेट द्वारा आवर्त है। अर्थात आवर्त का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ है। आगे देखिए, सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रक्षेपण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है, यानी डिजिटल दुनिया है। डिजिटल रूप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अपलोड कर सकते हैं। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये अंकीय दुनिया है, इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। और देखिए साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। साइबर स्पेस की बात करें तो कहाँ मिलेगा, एवरीवेयर, यानी हम कह सकते हैं सभी जगह। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, और उसके बाद उड़ते जहाज़ों में, और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। तो साइबर स्पेस हमें कहीं पर भी उपलब्ध हो सकता है। और आगे देखिए इसकी विकास की कहानी। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ हैं। तो ये इंटरनेट का क्या बताए, उपभोक्ताओं के एक डेटा प्रदर्शित किया गया है। 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में देखिए 5 से सीधे कितने हो जाते हैं, 200 करोड़ उपभोक्ता हो जाते हैं। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक देखिए प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। तो यानी सीधा सा विकसित देशों से देखिए इन उपभोक्ताओं की संख्या कहां पर बढ़ने लगी है, विकासशील देशों में बढ़ने लगी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन देशों के अंदर देखिए संचार के इन साधनों का क्या होने लगा, विकास होने लगा। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% रह गया। अर्थात यहाँ पर कितना प्रतिशत था, 1995 में 66%। और आगे देखिए, अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। यदि परीक्षा में पूछा जाए विश्व के सबसे ज़्यादा देखिए उपभोक्ता कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा देखिए ब्रिटेन, फिर यूरोप का एक देश और जर्मनी, और उसके बाद एशिया का एक देश जापान, और एशिया का एक दूसरा देश और चीन, और एशिया का एक तीसरा और देश जिसका नाम क्या है, भारत। इन क्षेत्रों के अंदर देखिए संचार के रूप में इंटरनेट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और देखिए जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। कहने का मतलब है कि आज इसका प्रयोग हो रहा है किसके रूप में, ईमेल, और ई व्यापार यानी ई वाणिज्य और ई शिक्षा
जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ई शिक्षा है, जिस पर आपको ई कंटेंट प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह देखिए प्रशासन भी चलने लगा है, जिसे क्या कहा जाता है, ई प्रशासन अर्थात ई गवर्नेंस। फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। यानी धीरे धीरे देखिए इंटरनेट एक ऐसा जाल बन जाएगा जो हर लोगों की क्या होगा, पहुंच में होगा। और देखिए ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं। इंटरनेट को कैसी प्रणाली मानी गई है, आधुनिक संचार प्रणाली, जो किस पर आधारित होती है, उपग्रह संचार प्रणाली पर आधारित है, जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। ग्लोबल विलेज अर्थात ये जो देखिए परिवहन के साधन तो पूरी दुनिया को जोड़ नहीं पाए, लेकिन संचार के साधन ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया और एक नया नाम निकल के आया, एक नई संकल्पना निकल के आई, जिसे कहा जाता है वैश्विक ग्राम या ग्लोबल विलेज की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय और उसके बाद देखते हैं नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश अर्थात जिसे कहा है वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाता है। आज देखिए ग्लोबल विलेज की यदि संकल्पना देखें, हम घर बैठे पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के बारे में जान सकते हैं। और ये सब संभव हुआ किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अर्थात संचार के साधनों के माध्यम से। आज देखिए हम संचार के साधनों के माध्यम से देखिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण है, वन विनाश है, ऐसे देखिए क्षेत्रों को हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने जो अपना चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था 8, उसके अंदर सबसे पहले हमने देखे परिवहन के साधन और उसके बाद हमने देखा संचार। एक एक करके देखिए अलग अलग वीडियो में हमने अलग अलग परिवहन के साधनों को पढ़ा और आज के वीडियो में हमने वायु परिवहन और पाइपलाइनें और अंत में किसको पढ़ा, संचार को पढ़ा। बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा अभ्यास प्रश्न, जिसका अलग से एक और वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों सभी को नमस्कार।